सिपा सालार, इन तमाम तर काविशों पर पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार है। कल सुबह अगर ये मैच करा देते तो शाम तक ये मैच का रिजल्ट आ जाता। एक मरतबा आप डिसीजन ले लें, सेकंड यू स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट हैपेंस। गवर्नमेंट का काम एडवोकेसी करना और सिग्नल करना है टू द मार्केट्स। अप्स एंड डाउन तो हर बंदे की जिंदगी में आते हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में 3.5 इयर्स काम किया है। हमारी ओपीडी में तकरीबन 40 to 45% पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और आज हफ्ते का पहला दिन है, यानी कि पीर का रोज़ है और बड़ा एनर्जेटिक आगाज़ होता है वीकेंड का। ख़ास तौर पर पीर के रोज़ बहुत सारे काम जो कि पेंडिंग होते हैं हम लोगों ने करने होते हैं और डेवलपमेंट्स भी हम बहुत सारी देखते हैं इस वीकेंड जो कि गुजरता है उसके फौरी बाद। तो आज के अगर ख़ास दिन की बात की जाए तो आज 11 सितंबर भी है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात भी है और हम प्रोग्राम का आगाज़ उन्हीं की कौल के साथ करेंगे। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि हमें दुनिया के सामने एक मिसाली मुआशी निज़ाम पेश करना है जो इंसानी मसावात और मुआशी इंसाफ के सच्चे इस्लामी तसव्वुरात पर कायम हो। इस जद्दोजहद में पाक फौज कोशा है और इसी कोशिश के समरात अब हमें दिखाई दे रहे हैं कि मईशत के लिए पिछले 10 दिन बेहतरीन दिन साबित हुए। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक से भी नीचे आ चुका है, गोल्ड मार्केट में भी भगदड़ मची हुई है। सोने की कीमतों की अगर बात की जाए तो उसमें तेज़ी से कमी आ रही है। चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने चीनी बाज़ारों में डालना शुरू कर दी है जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में तेज़ तरीन और नाकाबिल यकीन कमी देखने में आई है। और आपको पता है पाकिस्तान में जब कोई चीज़ बढ़ जाए तो उसका कम होना तो मुश्किल होता है बल्कि नामुमकिन फील होता है, लेकिन ये पहली बार है कि चीनी की कीमतें अब कम होना शुरू हो गई हैं और इसका तमाम तर क्रेडिट जाता है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। सिपा सालार, इन तमाम तर काविशों पर पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार है। जिस तरीके से आपने इंटरेस्ट लिया, कंसर्न शो किया, अपनी बिजनेसमैन कम्युनिटी को उनसे सबसे इंडिविजुअली मुलाकात की, अपने साथ बिठाया और उनको अपने आगे के प्लान्स के हवाले से आगाह किया, एतमाद में लिया, उनका कॉन्फिडेंस बहाल किया। तो उसके समरात है जो कि हमें इस वक्त मार्केट में भी दिखाई दे रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। पाकिस्तानी मईशत का बदतरीन से बेहतरीन की जानिब सफ़र का आगाज़। ऊंचे उड़ते डॉलर के पर कुतर दिए गए। शायद पहली बार ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक से भी नीचे आ गया। सोने की कीमतों में वाज़ेह कमी। चीनी के बेलगाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी लगाम पड़ गई। पिछले 10 दिन मईशत के लिए बेहतरीन साबित हुए। तमाम क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जाता है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। भारतीय बोर्ड की हठधर्मी पर शायकीन खफा। बारिश ने पाक भारत मैच का सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। अब सारी उम्मीदें रिजर्व डे से वाबस्ता। अल्लाह करे कि आज मैच पूरा हो जाए। माजूरी मजबूरी नहीं, डॉक्टर बख्तावर खालिद ने साबित कर दिखाया। बीनाई से महरूम डॉक्टर बख्तावर खालिद ने एशिया में सबसे तेज़ तीरंदाजी की, सबको पीछे छोड़ दिया। अब वर्ल्ड टाइटल पर नजरें जमाए हुए हैं। वर्ल्ड गेम में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली आर्चर से आज मुलाकात होगी। और तंजीम, इत्तेहाद, ईमान, कायद-ए-आज़म को रुखसत हुए 75 साल बीत गए, लेकिन उनके रहनुमा उसूल आज भी पूरी कौम के लिए मशअल राह। ज़रूरत है तो बस अपने मोहसिन के फरमुदात पर अमल करने की। आज कायद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के अहद का दिन है। आज हम डिटेल से बात करेंगे क्या हम कायद के जो सोच और अफकार थे उनके मुताबिक क्या हम उनके उसूलों पर अमल कर रहे हैं, या फिर वो पाकिस्तान जो हमें वो इतनी मेहनत से बनाकर दे के गए थे उसकी हिफाजत वैसे की जा रही है। इस पर हम बिल्कुल बात करेंगे। और अभी कुछ ट्रेंड्स के हवाले से आपको बता दूं तो टॉप ट्रेंड जो कि रहा वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वो हाई वोल्टेज टाकरा जिस पर तकरीबन 2,35,000 लोगों ने अपने ट्वीट्स किए और इसको टॉप ट्रेंड बनाया। कोलंबो में बारिश की वजह से पाकिस्तान और भारत का मैच तातुल का शिकार हो गया, जबकि गुज़श्ता रोज़ भारत ने 24.1 ओवर्स में 2 विकेटों पर 147 रन बनाए। बारिश की वजह से मैच जारी नहीं रह सका, जिसकी वजह से लोगों का मज़ा काफ़ी किरकिरा हुआ। मैच अब आज रिजर्व डे पर खेला जाएगा। पहले ही ये बता दिया गया था कि अगर बारिश हुई, क्योंकि वेदर फोरकास्ट था, तो कहा गया था कि मैच को नेक्स्ट डे वहीं से शुरू किया जाएगा। तो आज जब एक नए दिन का आगाज़ होगा तो देखते हैं कि लड़के कितनी तैयारी के साथ आते हैं। उनके कल जो सिचुएशन थी, भारत तगड़ा होकर आया था,
तो अब देखते हैं हम आज क्या होता है। दूसरा जनाब हम देख रहे हैं कि ट्रेंड है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि उन पर तनकीद हो रही है। वेन्यू तब्दील करने का कहा गया था, लोगों के मज़ा किरकिरा हुआ, छुट्टी का दिन था, फैमिली के साथ मैच को एंजॉय करना था, लेकिन वेदर फोरकास्ट बारिश का पता था। जय शाह से कहा गया कि आप वेन्यू तब्दील करवाएं, लेकिन वो रजामंद नहीं थे। बाकी सारे स्टेक होल्डर्स माने हुए थे, लेकिन जय शाह पता नहीं क्यों ये चाहते थे कि मज़ा मैंने किरकिरा करना है मैच का लोगों का, लिहाजा इवेंट को ख़राब करने की उनकी भरपूर कोशिश, जिस पर उन पर तनकीद हुई है और उनकी मनमानियों के खिलाफ ये ट्रेंड में सरापा एहतजाज हमें शायकीन नजर आए। और अब तक 41,000 से ज़ायद सारिफीन इस पर अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। तीसरा जो ट्रेंड है वो है जनाब शाहीन, जिस पर तकरीबन 70,000 सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं और इसको भी ट्रेंड में शामिल करवाया है। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और इनकी जो बुमराह से मुलाकात हुई है शाहीन शाह अफरीदी की, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने बुमराह को बाप बनने पर मुबारकबाद पेश की है और बड़ा खुशी का उन्होंने इजहार किया है। इस पर लोगों ने अपने ट्वीट्स किए हैं और तकरीबन 70,000 के करीब लोगों ने ट्वीट्स किए हैं और नेक ख्वाहिशात का बुमराह को उन्होंने उनके सामने इजहार किया। तो बड़ा ही अच्छा जेस्चर था, मैच का मौका था, लेकिन अभी आगे इंशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी की शादी भी, अगर शादी के बाद ये एशिया कप हो रहा होता तो शायद उनको मुबारकबाद देने का मौका मिल जाता। एनी हाउ बहुत सारी बातें भी कल हुई हैं कि शाहीन को कुछ इंजरी का वो शिकार थे, उसको सरफ नज़र किया गया और कल जो कुछ हुआ मैच में उस पर भी हम लाजमी बात करेंगे। और अभी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भारत का मैच कल जो अधूरा रह गया बारिश के बायस, मैच आज तक मुलतवी हुआ था और आज मुकाबला वहीं से शुरू होगा जहां से कल रोका था। लेकिन मसला ये है कि जब बारिश के कभी इम्कानात मौजूद थे तो मैचेस कोलंबो से मुंतकिल क्यों नहीं किए गए? बहुत सारे शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इकबाल जमील साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल साहब, किस तरह देखा आपने कल के मैच को और वही शुकूक और शुबहात जिनका अंदाजा था कि बारिश हो जाएगी? उससे पहले आपको पता है कि एक दिन पहले पिच तैयार करने का भी उस तरह से मौका नहीं मिला था और बस ऑफिशियल्स ने सरफे नजर किया है सारे मामले को और वही हुआ जिसका डर था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। कल मैच तो शुरू हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जय शाह, आपको पता है ना, जय शाह जो है वो जो भारतीय वजीर हैं मोदी गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं, तो वो साइकोलॉजी वही है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको मतलब नुकसान पहुंचाएं। आप ये देखिए, अगर एक थोड़ी सी भी मैनेजमेंट अगर होती ना कल, तो कल सुबह अगर डे नाइट के बजाय कल सुबह अगर ये मैच करा देते 8, 9, 9:30, 10 बजे भी मैच अगर शुरू होता तो शाम तक ये मैच का रिजल्ट आ जाता। बारिश तो रात को हुई है तकरीबन कोलंबो में, मतलब ये से कोई सेंस की बात नहीं है। इससे पहले पूरी दुनिया की ये प्रेडिक्शंस होती थी। और एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई मैच होता है ना तो उसको उस महीनों पहले उसकी शेड्यूलिंग होती है, महीनों पहले उनको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उनको बताता है कि जनाब, उनसे पूछा जाता है कि कंडीशंस क्या होंगी। जब ये बता दिया जाता है कि जनाब इस दिन बारिश होगी, इस दिन नहीं होगी, उसके हिसाब से देखिए इकबाल साहब, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है या जय शाह साहब का कोई ना कोई मकसद इसके पीछे था। एनी हाउ, अभी जो सिचुएशन है, अब ये जो पिच की सिचुएशन है, कंडीशन है, वो भी आपके सामने है, किसको सपोर्ट करेगी आज के दिन? मेरे ख्याल में विकेट में इतनी तब्दीली तो होगी नहीं, इसलिए कि कल भी आप ये देखिए कि कोलंबो में कई दिनों से बारिश हो रही थी, कल भी विकेट बिल्कुल फ्लैट खेली, सवाए नसीम शाह के जिन्होंने गेंद को ज्यादा मूव किया। तो ऐसे तो कोई ऐसी विकेट के अंदर चेंजेस नहीं आएंगी। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि केएल राहुल और विराट कोहली में से पाकिस्तान को चाहिए होगा कि एक विकेट जल्दी ले लेंगे तो यहाँ से उनका मिडिल ऑर्डर क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, दोनों जिस तरह मैंने देखा था फॉर्म था कल, खासतौर पे केएल राहुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से टाइमिंग के साथ खेल रहे थे, उनका फुटवर्क भी बड़ा अच्छा था, टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। और हालांकि वो एक बड़ी इंजरी से वापस आए हैं, कोई 5-6 महीने के वक्त के बाद केएल राहुल खेल रहे हैं, लेकिन उनके साथ विराट कोहली हैं और वो हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। पाकिस्तान बॉलर्स ने कल अगर जिस तरीके से बॉलिंग की, अगर आज इस तरीके से बॉलिंग करेंगे तो मेरे ख्याल में कि एक लंबा स्कोर हो जाएगा। अभी 147 पे 2 खिलाड़ी आउट है और जिस तरीके से छोटे अगर शॉर्ट बॉल कराएंगे, ओवर पिच कराएंगे, तो फिर ये वो खिलाड़ी हैं, ये रन बनाने के माहिर हैं,
ये हंगरी होते हैं और ये फिर पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, वैसे इकबाल साहब, इससे पहले ये तासुर था कि भाई ये लोग डरे हुए हैं, ये जो भारतीय हैं, शायद यही वजह है कि जय शाह साहब भी ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम बड़ी तगड़ी और फॉर्म में है और यहाँ पर श्रीलंका में तकरीबन 2-3 महीने से पहले ही खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन कल जैसे भारत ने आगाज किया और जैसी बॉलिंग हमारी थी, अगर फील्डिंग के मैं जिक्र ना करूं तो ये भी ज्यादती होगी, हमने 2 बड़े जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, कैचेस ड्रॉप किए हैं। तो ये हुआ क्या है कल? ये वो ज्यादा तैयारी के साथ थे या हम कंफ्यूज थे? देखिए, एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी होता है, अगर आप फेवरेट्स है ना, अगर आप फेवरेट्स बन जाते हैं तो आप पे प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाता है और पाकिस्तान के पास एब्सोल्युटली वही प्रेशर था और उस प्रेशर को पाकिस्तान मेंटेन नहीं कर सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर आप शुरू ही में कैच छोड़ देंगे, नसीम शाह के दूसरे ओवर में ही मतलब शाहीन शाह अफरीदी ने कैच छोड़ा, उसके बाद अब तुरफा तमाशा ये है कि जो एक कैच निकला फर्स्ट और सेकंड स्लिप के दरमियान, दोनों ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, उसको अटेम्प्ट नहीं किया, उससे आप ये नहीं कह सकते कि कैच छूटा, इसलिए कोई उसके करीब गया ही नहीं, वो बीच में से निकल गया। मतलब उसको अगर हम काउंट कर रहे हैं, वो एक शेयर एक बड़ी बड़ा अफसोसनाक बात थी कि किस टाइप के माइंडसेट था प्लेयर्स का, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि अभी तो मैच शुरू हुए ज्यादा देर भी नहीं था, कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं था, उस प्रेशर को शायद पाकिस्तानी ये था कि जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे शुभमन गिल और रोहित शर्मा, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, और बाबर आजम का कंट्रोल भी नहीं था। दूसरी बात, एक बात ये भी थी, किसी ने बिल्कुल सही कहा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक बॉलर है, उनको थर्ड मैन पे फील्डिंग करानी नहीं चाहिए थी। अच्छा, मैं चाहूंगी यहीं पर वकार यूनुस का ट्वीट मेरे सामने, मैं वो भी शेयर करूं। उन्होंने लिखा हुआ है कि शाहीन्स इंजरी बिग रिलीफ फॉर द इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन, सैड वी वॉन्ट बी सीइंग हिम इन एशिया कप 2022। उन्होंने ये ट्वीट किया था पहले, और उसके बाद इस दफा भी जब एशिया कप हो रहा है तो आप ये देखेंगे उनकी इंजरी की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जी वो टोटली फिट नहीं थे। आपको याद होगा उनको रेस्ट कराने की बातें भी की गई थी। तो कल जिस तरीके से हुआ, आपको भी इससे मुत्तफिक है आपके वाकई उनको रेस्ट कराना चाहिए था? जनाब, एक बात बता दूं, तीनों पाकिस्तानी फॉलो रेस्ट इस बात का कराते, वो आपके स्ट्राइक बॉलर हैं जनाब, 4-4 विकेट ले रहे हैं, भारतीय टीम को पहले ओवर में आउट करते हैं। इससे पहले जो मैच हुआ था, जो जिसमें 1-1 पॉइंट पाकिस्तान को मिला था, आप ये अंदाजा लगाए ना, उस मैच में रोहित शर्मा को, विराट कोहली को शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया था। ये अलग बात है कि राइट जगह पे कल बॉलिंग नहीं थी, ये मैं आपको ये बता दूं। पाकिस्तान जो बॉलर्स थे, खास तौर पे जो फास्ट बॉलर थे, वो ओवरडू कर रहे थे, वो जोर लगा रहे थे, ज्यादा जोर लगा रहे थे। इंस्टेड ऑफ ये कि लाइन और लेंथ पे वो तवज्जो देते, उन्होंने अपनी पेस पे तवज्जो देना शुरू की। जब आप पेस पे तवज्जो देना शुरू कर देते हैं और आप ज्यादा करने की कोशिश करते हैं ना, जो आपकी स्पीड है, अगर एक बॉलर करा रहा है 140 की स्पीड पे, अगर वो चाहेगा कि एक क्रूशियल मैच के दिन अगर 150 की स्पीड पर बॉलिंग कराना चाहेगा तो नेचुरली उसकी लेंथ जो है वो नहीं रहेगी। अच्छा, मैं चाहूंगी इकबाल साहब, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप, अगर तुम इसी तरह खेलते रहे तो ये स्कोर कहां तक चला जाएगा? और दूसरा, आप टिप क्या देंगे, हमारी स्ट्रेटेजी इस सिचुएशन में अब क्या होनी चाहिए? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि बाबर आजम ने कल डिफेंसिव फील्ड कर दी थी। बाबर आजम को डिफेंस नहीं करना चाहिए, बाबर आजम को चाहिए कि अटैक करें और अटैक करके ही वो विकेट ले सकते हैं। अगर ये भारतीय बल्लेबाज अगर ये विकेट पर रुक गए तो फिर अगर मेरा अपना जाती ख्याल है कि मेरे ख्याल में ये 300 के करीब स्कोर कर जाएंगे। उनमें ये पोटेंशियल है। अभी खतरनाक प्लेयर हार्दिक पांड्या आने वाले हैं, ईशान किशन मौजूद हैं, तो एक लंबी बैटिंग लाइनअप है। विकेट पे अभी दोनों कोहली और केएल राहुल मौजूद है। अपना ख्याल रखें, अटैक करें, अच्छी फील्ड प्लेसिंग करें। हाँ, पाकिस्तान को एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये जरूर होगा कि उनके पास एक रेगुलर स्पिनर नहीं है। एक स्पिनर रेगुलर जो है वो शादाब खान है, उनको वैसे ही मार पड़ चुकी है। एक विकेट तो उन्होंने लिया है, एक ओवर में उनके पहले ओवर में 19 रन बन गए थे। आप ये बताइए, तो मतलब अगर एक रेगुलर स्पिनर ले लेते, एक और ले लेते। देखिए, भारत भी 2 स्पिनर के साथ खेल रहा है, अजय जाडेजा है, कुलदीप यादव है, और दुनिया की जितनी भी टीमें इस वक्त हैं वहाँ पे वो 2-2, 3-3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। हमारे पास इमाद वसीम एज एन ऑप्शन हो सकते हैं अगर हम स्पिन की बात करें। अब इमाद वसीम तो स्क्वाड में ही नहीं है,
इमाद वसीम टीम में नहीं है भाई, टीम में वो नहीं है, लेकिन आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है ना। अगर मैं अल्टरनेट की बात करूं, जाहिर है इसी टीम को आगे फिर चल के वर्ल्ड कप भी तो खेलना है। अरे जनाब, ये आपके पास इस वक्त टीम में वहां मौजूद है। पहले मैच में आपने नवाज को खिलाया था, नवाज वहां मौजूद है, उसामा मीर मौजूद हैं, स्पिनर्स हैं, आप खिलाएं तो सही, आपकी अप्रोच तो सही हो। आपने फहीम अशरफ को खिलाया, ठीक है, मैं मानता हूँ फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन नेचुरली एक जब 3 फास्ट बॉलर्स हैं, टॉस जीत के आप बैटिंग कर रहे हैं, टॉस जीत के आपके ओपोनेंट को खिलाने का मतलब ये होता है कि जनाब आपको पूरा इत्मीनान है अपनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर। हाँ, फास्ट बॉलिंग के ऊपर आपने फास्ट बॉलिंग 3 फास्ट बॉलर है तो चौथे स्पेसर को रखने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं तो इकबाल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि शादाब को फिर क्या रेस्ट दिया जाए या फिर जाहिर है मौका किसी और को फिर कैसे मिलेगा? आपके ख्याल में आगे चेंजेस होने के चाहिए फिर वर्ल्ड कप के लिए? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब शादाब को रेस्ट ना दें, शादाब के साथ एक और स्पिनर को खिलाएं, दैट वुड हैव बीन मोस्ट गुड। और इस टाइप के विकेट के ऊपर जरूर होता है। यहाँ देखिए, वो विकेट नहीं थी, उस विकेट के अंदर वो जूस नहीं था, वो मॉइस्चर नहीं था। लोग ये समझ रहे थे कि 4-5 दिन से बारिश हो रही थी तो नीचे पानी होगा, मॉइस्चर होगा, उसका कोई फायदा उठा सकेंगे, तो ऐसा हुआ नहीं। विकेट बिल्कुल। अच्छा चलिए, आखिरी इकबाल साहब, क्योंकि वक्त भी कम है, कितने स्कोर पर रोकना चाहिए जो हम चेस भी कर सकें? देखिए, वैसे तो चेस करने की कोई बात है, लेकिन मेरे ख्याल में अंडर 250 अगर पाकिस्तान स्कोर उनको रोक ले तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल जमील साहब, आप हमारे साथ मौजूद। 50 आपने कहा कि अगर रोक ले तो फिर हमारे लिए आगे मुकाबला करना आसान होगा। एनी हाउ, देखते हैं कि आज कैसे तैयारी के साथ मैदान में फिर से उतरते हैं। मुझे लगता है कि जब थोड़ा सा ये जो रेस्ट मिला है, शायद से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, थोड़ी स्ट्रेटेजी उनकी हम भी समझ गए हों और वो हमें भी समझ गए हों। देखते हैं कि पिच किसको ये सपोर्ट करती है। एक और अहम मामला जिस पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान समेत पाकिस्तान भर में हम ये देख रहे हैं, पंजाब समेत पुलिस और दीगर इदारे चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और अब तक इंतजामिया ने मुख्तलिफ शुगर माफियाज के गोदामों से 5000 से ज़ायद चीनी के थैले बरामद किए हैं। मगर शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुख्तलिफ शहरों में आवाम को चीनी किस रेट पर मिल रही है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त में फैसलाबाद से ज्वाइन किया है ब्यूरो हेड हैं गुलाम दस्तगीर और मुल्तान से माजिन यूसुफ इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले हम गुलाम दस्तगीर की तरफ चलेंगे। गुलाम दस्तगीर, बताइएगा, चीनी चूंकि अब रिकवर की गई है, गोदामों पर छापे मार के निकलवाई गई है, तो किस रेट पर मिल रही है मार्केट में आवाम को? फैसलाबाद में तो जो कार्रवाइयाँ हैं वो ना होने के बराबर हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सिर्फ तहसील सबुंदरी जो है फैसलाबाद का इलाका, वहाँ पर कार्रवाई की गई और चंद एक बोरियाँ जो है चीनी की बरामद की गई। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानब से ना तो कोई कमेटियाँ बनाई गई हैं और ना ही कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तकरीबन 60 से 65 के करीब हैं, वो भी गैर फ़ाल हैं। लेकिन जब अस्करी क़यादत की जानब से तशवीश का इजहार किया गया और आवाम पर ढाए जाने वाले जुल्म पे गहरे रंजो गम का इजहार किया गया, तो तब रेट्स जो हैं अब उनमें कमी वाक़या हुई है। फैसलाबाद में फ़ी किलो चीनी का जो रेट था वो 200 रुपये किलो तक पहुँच गया था। अब जब तशवीश का इजहार किया गया, शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया, तो तब ये रेट्स जो हैं 170 से 175 पे आ गए हैं। मार्केट में चीनी की 50 किलो की बोरी की फराहमी की जाती है, उसके रेट्स 8800 रुपये से 9000 रुपये तक पहुँच गए थे। 50 किलो की बोरी अब जो है 8200 रुपये तक आ गई है। इस हिसाब से 164 रुपये फ़ी किलो चीनी बनती है, लेकिन इसके बावजूद 164 की बजाय दुकानों पे और ओपन मार्केट में 170 से 175 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मेरे साथ शहरी भी हैं, शदीद महंगाई से परेशान भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। चीनी महंगी है, बाकी चीज़ें महंगी है, चीनी ही नहीं मिल रही बुनियादी चीज़। ज़िले इंतज़ामिया किधर है? अगर ये जो एक इक़दाम इन्होंने किया था ये मुसलसल ही करते रहें, कमेटियाँ बना दी जाएँ और इसी के ऊपर तवज्जो दें, इलेक्शन वगैरह को भाड़ में डालें, उसकी ज़रूरत नहीं है हमारी कौम को। अब सिर्फ चीनी को ना लें, अब सब्जियाँ वगैरह लें, हर चीज़ लें। करेले 300 रुपये, प्याज 80 रुपये, टमाटर 160 रुपये। पहले चीनी कितने की किलो मिल रही थी, अब कितने की मिलती थी? 90 रुपये की मिलती थी, 80, 85, 90। ये कोई पुरानी बात है या अभी की 2 माह पहले की बात है। लेकिन उसके बाद इन्होंने ऐसी आग लगाई, क्योंकि सियासत यहाँ पे सारे चोर हैं, मैं भी चोर हूँ, हम चोर हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने लूटना है, कौम को कैसे लूटा जाए। बिल्कुल, अवाम में शदीद गम गुस्सा है। अवाम कहते हैं कि जहाँ पर बाकी चीज़ें महंगी है, वहाँ पर बुनियादी ज़रूरत की चीज़ चीनी जो है मार्केट में दस्तयाब ही नहीं।
और ठीक है, गुलाम दस्तगीर आप मेरे साथ रहिए। यहाँ पर आप कह रहे हैं कार्रवाइयाँ थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन ये है कि चीनी 15 रुपए तो एटलीस्ट कम हुई है। मैं चाहूंगी पिशावर का रुख करते हैं, वहां पर नवाब शेर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि पिशावर में किस भाव पर शहरियों को चीनी मिल रही है। नवाब शेर आगाह कीजिएगा। पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बायस चीनी की कीमतों में कुछ कमी आई है। वह क्रैकडाउन से पहले जो है वो चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी और होल सेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलोग्राम कीमत जो है वो 185 रुपये तक पहुंच चुकी थी, जबकि दीगर मार्केट में जो है वो 190 से लेकर 195 रुपये फ़ी किलोग्राम तक चीनी फ़रोख्त हो रही थी। लेकिन क्रैकडाउन के बाद जो है वो चीनी की कीमतों में 5 रुपये की कमी वाक़या हुई है और अब जो होल सेल मार्केट है वहाँ पर चीनी की फ़ी किलोग्राम कीमत 181 रुपये तक पहुँच चुकी है, जबकि दीगर मार्केटों में जो है वो चीनी की कीमत 185 रुपये से लेकर 187 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रही है। और क्रैकडाउन जो किया गया है वो ये सूबे के मुख्तलिफ शहरों में की गई है और स्वात में भी जो है वो 14,050 किलोग्राम की जो बोरिया है वो बरामद की जा चुकी है और 2 डीलरों को जो है वो गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसी तरह डेर इस्माइल खान लकी मरवत में भी जो है वो चीनी माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की गई है और वहाँ पर भी जो है वो भारी मिकदार में चीनी बरामद की गई है। जबकि इसके साथ साथ जो तोरखम अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी जो है वो चीनी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और वहाँ से भी जो है वो चीनी स्मगलिंग को रोकथाम के लिए मुनस्सर इकदाम किए गए और वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी इकदाम किए जा रहे हैं चीनी को स्मगलिंग से रोकने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका नवाब साथ मौजूद थे। गुलाम दस्तगीर आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 75वीं बरसी है। मोहम्मद अली जिन्ना आज ही के दिन दुनिया से रुखसत हुए। बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तक़ारीब का एहतमाम किया जा रहा है। उनके इसाले सवाब के लिए भी फ़ातिह ख़्वानी की जाएगी। एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे पहले करवा देती हूँ। ज़ाकिर हुसैन साहब हैं, वेलकम टू आवर शो। ज़ाकिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ज़ाकिर साहब जनाब रिलेटिव्स हैं हमारे बाबा कौम के। कायद-ए-आज़म के विजन को मिशन बनाना हमारा मकसद है और हम पूरी कोशिश में हैं कि हम जो कायद-ए-आज़म की सोच थी, जो अफकार थे पाकिस्तान को लेके, हम उसी के मुताबिक पाकिस्तान को उन्हीं असूलों के मुताबिक लेकर आगे चलें। यही सोच हमारे सियासतदानों की भी है और इसमें हम कितने कामयाब हैं इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ज़ाकिर साहब मेरे साथ हैं और ज़ाहिर है जब कोई रिश्तेदार होता है तो हम तो बाबा कौम को जितना जानते हैं ऑब्वियसली हमसे कुछ ज़्यादा आप जानते होंगे। ज़ाहिर है आपने उनके बारे में सुना होगा अपने इर्द गिर्द वालों से, जिस बिल्कुल बिल्कुल उनकी शख्सियत के हवाले से। तो आपकी नानी के कायद-ए-आज़म फर्स्ट कज़न थे, तो इस तरह आपकी खालाओं को भी उन्होंने गोद में खिलाया, उनको भी उनको करीब से देखने का मौका मिला और आपको फिर अपनी खाला को करीब से देखने का मौका मिला। तो उन्होंने फिर क्या बताया आपको कायद-ए-आज़म की शख्सियत के हवाले से? बताया जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि भाई एक तो ये कि डिटर्मिन्ड होना चाहिए आपको, यू हैव टू बी फोकस्ड, वेरी वेल फोकस्ड, और एक मरतबा आप डिसीजन ले लें सेकंड तो यू स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट हैपन्स, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ज़ाहिर है व्हाट ही मेंट वाज मेरिट एज वेल। थर्ड उन्होंने कहा एनीथिंग इज़ अचीवेबल, डोंट यू वरी अबाउट इट। आप ये ना सोचो कि इतना बड़ा पहाड़ है, क्या पता पहाड़ आपसे डरता हो। एंड करेज इज़ व्हाट मैटर्स। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि पाकिस्तान का साइज़ बहुत छोटा है, मगर आप इस डोंट लेट दिस बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। देखिए उस वक्त 47 में आपके पास ना आर्मी थी, ना फंड्स थे, ना पैसा था। इंडिया ने रोक रखा था 55 करोड़ रुपया। इन स्पाइट ऑफ दैट आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि और आर्मी को आप इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि मिसरवी साहब थे जो कि अंग्रेज़ों ने ही छोड़ा था और वो ऐसे कोई स्टेप शायद वो ना करते, मगर फिर भी वॉट ऑर्गेनाइज करके आपने तकरीबन 40% ऑफ कश्मीर ले लिया। यानी वो कहने के वही है ना, करेज इज़ व्हाट मैटर्स, डोंट यू वरी अबाउट योर साइज। और यही बात हमने 1965 में हमारी कौम ने प्रूव कर दिया। पूरी कौम एक हो गई। उस वक्त आपके 1 या 2 लाख या जो भी फौजी थे वो 1 या 2 लाख नहीं थे, 12 साढ़े 12 करोड़ थे। क्यों? आवाम आपके साथ थी। और आप उनके कसीरे देखें, एक एक आदमी ने कितनी हीरोइक बातें की हैं, जान दे दी।
दूसरी बात उनके एक भाई पहुँच गए गवर्नर जनरल हाउस, जब कराची में यहीं होता था, तो उन्होंने कहा जी, सेक्रेटरी ने पूछा आप कौन है, तो उसने कहा जी ब्रदर ऑफ कायद आज़म, विजिटिंग कार्ड। उसने कहा आई डोंट वांट टू सी दिस मैन अगेन इन दिस हाउस। यानी वो अगर आप इस तरह तारुफ कराएं तो इसलिए हम किसी ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, ऐसा कुछ है, वी डोंट डू इट। यानी उसको एक्सप्लॉइट करना, उससे अनड्यू बेनिफिट्स लेना। बिकॉज उसने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन मेरिट। एक नर्स थी जो इनकी आखिरी दिनों में बड़ी इनका ख्याल करती थी, तो एक दिन वो अर्ज़ी ले आई। उन्होंने कहा जी मैं पता नहीं कहाँ, फैसलाबाद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, आई थिंक शायद फैसलाबाद। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ हूँ या यहाँ जाना चाहती हूँ या आई लिव देयर। मैंने कहा आई एम सॉरी, यू गो थ्रू ए प्रॉपर चैनल। आपका अगर हेड, आपको सेक्शनल हेड या डिपार्टमेंट हेड या आपकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री, वो आपको अप्रूव करेगी, मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। हालांकि वो आज का ज़माना होता तो सेकंडों में हो जाता, काम हो जाता कि ट्रांसफर ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। ये कौन सी बात है, वो खुद ही कह देते हो जाता। दूसरी बात ये, ज़ियारत में जैसे आपने बताया उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी, बहुत ख़राब थी। एक दिन उन्होंने एक बिल वो खुद ही साइन करते थे। उन्होंने कहा ये 1 रुपया 2 आना, 1 रुपया उस वक्त कुछ मान ही रखता रहा, ये क्या चीज़ है, ये ऑफिशियल जो एक्सपेंस है। उसने कहा सर ये आपके मुँह से, ओ यू थिंक आई कैन अफोर्ड इट, नो द स्टेट विल नॉट पे फॉर इट। उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि एक बॉम्बे में जो उनका वो था, कुक था, उसको वो किसी तरह इन्होंने ट्रेस कर लिया और वो लेकर आए ज़ियारत। तो वैसे खाना तकरीबन ना खाने के बराबर खाते थे, क्योंकि उनका आखिरी दिन थे एंड ही वाज वेरी वेरी इल। शायद लोगों को पता नहीं है कि उनको टीबी थी और एंड में वो कैंसर भी हो गया था। सो ये कैंसर वाली स्टोरी तो शायद नहीं पता, और टीबी का हर कोई जानता है। तो उस दिन उन्होंने 2 ज़्यादा लिया, 2-3 नवाले लिए। तो उसने कहा फती, ये मुझे वही जायका लग रहा है जो हमारे बॉम्बे में हमारा कुक था। उसने कहा हाँ, वो कर्नल साहब जो है उसको ट्रेस करके ले आए। तो उसने कहा ये पैसे किसने दिए? मैंने कहा जी गवर्नमेंट ने दिए। मैंने कहा नो, ही इज़ सर्विंग मी पर्सनली, ही इज़ माई पर्सनल कुक, आई विल पे फॉर इट। एक ऐसा एक वाक़या उनके लिए, एक चेयर ली फातिमा जिन्ना साहिबा के लिए, क्योंकि भाई के पास बैठना था। आप खड़े कितना देर खड़े रहे, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आगे एक दिन कोई बिल आ गया, पता नहीं 400 या कुछ। मैंने कहा व्हाट इज़ दिस? उन्होंने कहा सर वो आपकी बहन, तो अगर बहन को बैठना है तो ख़ुद पैसे दें। यानी उन्होंने, बॉटम लाइन इज़ कि कभी भी स्टेट फंड्स को ऐसे उड़ाया नहीं, और स्टेट के फ़ंड को स्टेट फंड समझा और अपने पैसों को अपना समझा। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि चीज़ें हम कितनी मुख्तलिफ हो चुकी हैं। हाँ, मतलब जाहिर है जिस शख्स ने इतनी मेहनत से, देखिए जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो फिर आपकी स्किल्स होती हैं, आपकी कन्विंसिंग पावर होती है, जो उनकी थी, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी कि उन्होंने वो 55 करोड़ रुपया जब्त होने के बावजूद भी बना के दिखाया। वो गोल्स जो उनके जहन में थे वो करके दिखाया कि उनको अचीव करना है। कैसा फील करते हैं आप कि वो सोच, एक जिनका आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है, और वो स्टोरीज जो कि आप शेयर कर रहे हैं, कई वाक़यात हैं, मगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, क्योंकि आप ये सोचो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और उन्होंने जो पाकिस्तान मांगा था इससे ज़्यादा था, जिसमें गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट भी था, 3 उसमें थे वो डिस्ट्रिक्ट्स भी थे, मगर इनको नहीं मिला। बंगाल भी उन्होंने ज़्यादा मांगा था। तो उसने कहा व्हाट इज़ दिस, यू हैव गिवन मी अ मॉथ ईटन पाकिस्तान, यानी दीमक लगा हुआ, कीड़ा लग गया, खा गया। उन्होंने फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और ये सफ़र अधूरा रह जाए। इसमें 2 और बातें हैं। एक तो ये कि इस सदी में 2 ही लोग गुजरे हैं, विच आई थिंक, नॉट बिकॉज ही इज़ माई रिलेटिव, नो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगेन वी बिलीव इन मेरिट। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े पीसफुली काम किया है। ऑफकोर्स माइग्रेशन जो भी हुआ माइग्रेशन के बाद हुआ। एक कायद आज़म, दूसरा आलिजा इज़्ज़त बेगोविच बोस्निया के, वो भी मर रहा था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत बुरा हाल था, येट ही डिड इट। तो आई थिंक ये पिछली सदी के जो 2 मेरे हीरोज़ हैं, वन ऑफ देम है। अच्छा, उसके बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जितना मौका मिला, उनकी भी ज़ाहिर है पूरी कोशिश थी कि जो मेरे भाई का एक ज़ाहिर है उनके जो प्रिंसिपल्स हैं मैं उन्हीं को फॉलो करते हुए पाकिस्तान का सोचूं। लेकिन जिस तरह से ज़ाहिर है फिर वो नहीं कर पाई और चीज़ें फिर आगे चली, तो आप लोग किस तरह देखते हैं? क्या हम लोगों में अभी भी कोई विलिंगनेस है थोड़ी बहुत, या फिर आपने भी कहा मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, ज़्यादा नहीं, तो यानी आप ये सोचते हैं कि शायद अब कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और होगा कुछ?
मैं तो कभी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, जो भी आप इन लोग सोचें, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट इट। मगर ये है कि यू कैन नॉट इमेजिन, आपके तस्वर में नहीं लोगों ने जो जो कुर्बानियाँ दी हैं। मेरी फैमिली छोड़ें, पाकिस्तान आने के लिए कितने लोग कट गए, कितने लोग गए, और क्या कुछ नहीं हुआ, ये सब जानते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे किस्से सुने, मैं टीवी देखता रहता हूँ, ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे। एक हिना ख्वाजा साहिबा हैं, उनकी वालदा की मैंने स्टोरी सुनी। तो व्हाट आई एम ट्राई टू से, अगर हमें इतनी कदर नहीं है, हम इसको चीज़ों को वैल्यू नहीं करते। शायद हम समझ रहे कि ये जिस तरह होता है ना, कोई औलाद होती है जो कहता है ठीक है बाप कमाइए, दैट हमारे में ये सोच थोड़ी सी आ रही है। और दो और सोचें हमारे यहाँ, एक वी हैव दिस सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट, दिस सेल्फ ऑफ प्रिविलेज कि मेरा हक है। मैं 2 फीट पीछे नहीं हटूँगा, मगर मैं चाहूँगा कि आप 200 फीट अपनी गाड़ी पीछे कर लें और जहाँ मर्ज़ी मैं रोक लूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास कोई दूसरे किस्म की प्लेट है या नंबर प्लेट है या मेरे पास कोई गार्ड है। तो ये सोचे जो है ना, लाइक ये हमें बताती हैं कि हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। आज़ादी, हमारी जहनीत वही है। अब गोरे साहब से हम काला साहब बन गए। हम ये समझते हैं कि जी पता नहीं हमने कोई फ़तह कर लिया, हमने फ़तह नहीं किया। वी जस्ट बीन गिवन दैट पोजीशन, इट्स अ पब्लिक पोजीशन, और जब आपको उस पोजीशन से हटा दिया जाएगा, यू विल बी नोवेयर। बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर नॉट अ मास्टर, एंड यू शुड ट्रीट पीपल अकॉर्डिंगली। हम अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी है जाकिर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर अपने बच्चों को हिस्ट्री जिस तरह है उस तरह बताएंगे, इन शख्सियात के हवाले से थॉरली इनको स्टडी करवाएंगे, ताकि पता चले कि इनमें जो क्वालिटीज़ थी या जो इनका एक सोचने का अंदाज़ था वो क्या था। क्योंकि देखिए, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो हमारा मुस्तकबिल है, हमारा असासा है, हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, मुल्क के, कौम के मेहमान हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम उस तरह से ये चीज़ आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं? शायद हम नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग इट। हम एरोगेंट भी हो गए हैं, हम समझते हैं कि हम कोई बड़ी चीज़ हैं। वी आर नॉट पासिंग ऑन द वैल्यूज़, ऑनेस्टी और ये सारी चीज़। जैसे काज़िम ने कहा ना कि वंस यू मेक अ डिसीजन, थिंक 100 टाइम्स, बट वंस यू डू इट, देयर इज़ नो टर्निंग बैक। हम अपनी ज़बान की पासदारी नहीं करते, दैट इज़ द थिंग। आपको पता है कि आज़ादी के वक्त यहाँ सिंधी भी लैंग्वेज थी, गुजराती भी थी। गुजराती वॉज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेसमैन। तो क्यों थी वो? और आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, कोर्ट में भी ये ज़बान चलती थी, 2 आते थे, एक सिंधी में आता था, इसमें। वाई? बिकॉज दैट वॉज अ लैंग्वेज ऑफ इंटेग्रिटी। लोग सोचते थे उस ज़माने में कि ये कारोबारी आदमी झूठ नहीं बोलेगा, अपनी ज़बान की पासदारी करेगा। अब आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग, दैट इज़ द सैड पार्ट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये है कि दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला हम तो दुआ गो रहेंगे। हम तो हमने किस्मत से ये लिया है, हमारी कौम ने बड़े लड़ झगड़ के लिया है, हम इसको कैसे उसको सही। अच्छा, मैं चाहूँगी कोई ऐसा वाक़या, चूँकि आपने बताया कि आपकी खाला जो थी वो बहुत उनके करीब थी या उनकी गोदों में खेली थी, क्योंकि मैंने ये सुना है वो मैन ऑफ प्रिंसिपल थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे कि नाश्ता, फिर टाइम कैलकुलेशन, और एक मतलब ज़ाहिर है हम लोग जब रेजिडेंसीज़ में जाते हैं तो हम उनकी चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितने, जिसे कहते हैं ना कि एक अप टू द मार्क, कि अगर जूते भी मेरे हैं तो वैसे पड़े होने चाहिए, मेरे कपड़े हैं तो वो कबर्ड में ऐसे होने चाहिए। उनको कपड़ों कोई ऐसा वाक़या, उनके कपड़ों का बड़ा शौक़ था और वो कभी ज़िंदगी में नहीं रोए, मगर वो अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते हैं। और जब उसका बीच में थोड़ा सा वो हो गई थी कि थोड़ा सा कुछ सेपरेट सी हो गई थी, मगर इन स्पाइट ऑफ दैट उसने दोबारा शादी नहीं की। और जब उनका इंतकाल हुआ तो वो जाके उन बच्चों की तरह रोए हैं। यानी ये नहीं था कि उनको प्यार या मोहब्बत लोगों से नहीं थी, मगर ये कि वो किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं देते थे। कहते अगर आपका बनेगा तो यू विल गेट इट। ये इस बात पे कभी मोहब्बत बहुत करते हैं लोगों से। एक मरतबा एक छोटा सा वाक़या है, माउंट बैटन ने इनको कोई प्रपोजल लिया, तो इन्होंने कहा यू नो आई हैव टू गो एंड आस्क माय कैबिनेट। तो माउंट बैटन के अल्फाज थे, कम मिस्टर चिन्ना, इट्स ओनली यू एंड योर टाइपराइटर। यानी जो कुछ भी है वो उनकी इज़्ज़त रखते थे, अपनी उसकी टीम की इज़्ज़त रखते थे। और ज़ाहिर है इनको वो कहते थे, इनके एक अल्फाज थे, ये शायद हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे? भरोसा करो मगर यकीन ना करो। व्हाट आई एम ट्राइंग, लेट मी अलाउ मी टू एक्सप्लेन दैट। मैं ये नहीं कि आप पे भरोसा नहीं कर रहा,
बट फॉर सम वॉट एवर रीज़न आपसे वो बात ना हो सके, या देन यू शुड हैव एन ऑल्टरनेट प्लान। उसके लिए तैयारी होनी चाहिए कि अगर ये बंदा नहीं तो फिर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। ये नहीं आप कहें जी वो नहीं हो सका, आई एम सॉरी, नहीं, उनके पास ऐसी कोई ये अल्फाज नहीं, नॉट इम्पॉसिबल वाला लफ्ज़ जो है ना उनके पास था नहीं, उनके पास नहीं था बिल्कुल। और वैसे भी ये तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि आप कोशिश तो करो, फिर मैं आपका साथ दूंगा। वो कहते हैं ना कि जब तक आप खुद हाथ नहीं हिलाते तो जाहिर है बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपकी विलिंगनेस हो तो फिर एक यूनिवर्सल लॉ भी है, कहते हैं अगर आप पॉजिटिव सोच के कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आपके अंदर से रेज भी निकलती है, तो वो चीज़ मुमकिन हो जाती है। आप इरादा तो करें, ये बड़ी अच्छी बात है। एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिविटी का ऑरा होता है, वो आदमी जो करता है वो जो भी अंदर फील करता है वो आपको भी महसूस होगा। जैसे आपने जैसे कहा एक मतलब अभी उनको ड्रेसिंग का बड़ा शौक़ था और अपने टाइज शूज़ उनके बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। तो लाइक यू नो ये इनको थोड़ा शौक़ था, बट ज़ाहिर अपनी जेब से शौक़ पूरे किए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं रेजिडेंसी गई थी तो मैंने उनके शूज़ के साथ वो देखे थे, वो लकड़ी के वो जो बने हुए होते हैं ना शूज़ के साइज़ के लिए जो भिजवाए जाते हैं, नहीं वो उसके अंदर डालते हैं ताकि वो हिले नहीं, खराब ना हो। उस मकसद के लिए भी होते हैं कि उसकी शेप खराब ना हो शूज़ की। तो मुझे उससे अंदाजा हुआ ये बड़े कुछ लोग जो पर्टिकुलर होते हैं ना अपनी चीज़ों को लेके, वो इस तरह की मतलब शौक भी रखते हैं और चीज़ें भी अपने पास रखते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, एक वो सियासत थी जो आपने देखी कि जाहिर है बरसगीर फिर भारत भी और ज़ाहिर है ब्रिटिश भी थे, उसमें उनको कन्विंस करना, अपना हिस्सा उनसे मांगना, मुतालबा करना, और एक ऐसी सिचुएशन में कि जब आप ही ये बात करने वाले और आप ही को ये मुमकिन बनाना है, तो वो सियासत जो उस वक्त उन्होंने वो की, वो सियासत और आज की सियासत और आज का सियासतदान, वो तो हम हमारे लिए रोल मॉडल हैं जिनको कि हम कहते हैं जी हमें फॉलो करना है, उनके मिशन को आगे लेके चलना है। आज का सियासतदान क्या उस तरह से हमारे नौजवान के लिए रोल मॉडल आपको लगता है कि है? मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल सवाल है। आई डोंट थिंक ऐसे हो रहा है, एंड विच इज़ वेरी वेरी सैड। उन्होंने जो भी क्या बताऊँ मैं आपको, वाई वो एक मुझे मेरी खाला ने बताया था कि लॉर्ड कर्जन दिल्ली दरबार में 1911 में थे, तो इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो एक आदमी ऐसे पहन के खड़ा हुआ था, ये नहीं ऐसे कोई दरवेश टाइप लग रहा था। तो कर्जन बड़ा शार्प आदमी था, लॉर्ड कर्जन। उसने कहा, इंटरप्रेटर से किसी से कहा, तो उसने कहा वेयर आर यू फ्रॉम। वो हालांकि वो मीर फुंजा थे उस ज़माने के, शायद उनका नाम गज़न खान था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो उन्हें कहा आई एम फ्रॉम द प्लेस वे 3 एम्पायर्स मीट, रशियन एम्पायर, चाइनीज़ एम्पायर एंड ब्रिटिश एम्पायर। तो ये जो हमारा खित्ता है ना, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, सो वाइटल, मगर हम इसको सही तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, हम उसको लिवरेज नहीं कर सकते। आपको खुदा ने हर चीज़ की सलाहियत दी है, मगर अफसोस की बात नहीं कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, यू नॉट यूजिंग इट, यू नॉट यूटिलाइजिंग इट। अब आप थोड़ी सी बात देखिए, सॉरी ज़रा बैड कंपैरिजन है, बट लेट मी पुट इट ऑन दिस थिंग ऑन रिकॉर्ड। देखिए, इंडिया की खुश नसीबी ये है कि 17 साल तक नेहरू रहे। उन्होंने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे डैम, इंडिया इज़ अबाउट 3500 और 3300 डैम्स, और हमारे कितने शायद आपको आइडिया होगा, हमें तो हर चीज़ में लड़ना पड़ता। तो इसीलिए उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये हर चीज़ कर दी, जितने भी इस तरह के, और वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब, उसके फल आज इंडिया काट रहा है। इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी का $150 बिलियन, पाकिस्तान से 21 गुना ज़्यादा। हाँ, और आई थिंक वो उसका हाँ तकरीबन, और सऊदी अरेबिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है $146 बिलियन। तो उन्होंने देखे उसके फल आप कहाँ हैं। अच्छा, उनके पास एक और अच्छी चीज़ आई इंडिया के पास, 2 चीज़ें। कंपैरिजन इसलिए दे रहा हूँ, मेरा दिल तो नहीं चाहता, बट अच्छी चीज़ चाहे दुश्मन की हो या किसी की भी हो, आपको अपनाना चाहिए। तो यू नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि शायद काश कायदे आज़म को थोड़ा मौका और मिल जाता। हाँ। इस तरह पाकिस्तान बनने के फौरी बाद ही उनका इंतकाल हो गया, अगर तो कुछ अरसा और मिल जाता, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो शायद चीज़ें कुछ और बेहतर होती, कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस, रिफॉर्म्स आ जाते जिनकी हमें आज उसका रिलीफ मिलता या फ़ायदा मिल रहा होता। एनी हाउ, जो अल्लाह के काम है, जो अल्लाह को मंजूर। आई थिंक हमने जो गलती की है ना, हमने पर्सनैलिटीज़ को पावरफुल बनाया है, इंस्टीट्यूशंस को नहीं बनाया। ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है। ये इंस्टीट्यूशन पावरफुल होगा। हाँ, दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर।
बिल्कुल आप सही और कह रहे हैं। और वी नीड 2 more थिंग्स, हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए, ये नहीं कि मेरा चाचा का हो या ताए का बेटा हो। ये इंडिया की खुशनसीबी ये है कि 1985 वगैरह में वो भी हमारी तरह था, मगर दे गॉट मनमोहन सिंह, और वो जीनियस है। आप कभी गूगल करें, उसकी तो ख़त्म ही नहीं होती, उसने जो किया है वो 3-4 सफ़ों का है, वो सिर्फ एक लाइन में बुलेट पॉइंट्स है। दूसरा जो इनको मिल गया ये जयशंकर अभी जो मिला है, अब ये देखें हमारे यहाँ एक बंदा मर जाता है माइनॉरिटी, विच आई एम नॉट हैप्पी अबाउट, मैं खुशी का नहीं इजहार कर रहा, तो दुनिया में वावेला मच जाता है, पाकिस्तान के तो ये हालात है, पाकिस्तान के वो हालात है, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटीज़, ये वहाँ हज़ारों आदमी मर गया है। ये जब से मोदी साहब आए हैं हज़ारों मर गया है, वो तलवार से मारा है उनके पर, में देखे ना, हाँ छलांगे मारे उनके, जंपिंग ऑन अ लाइव मैन, कश्मीर में भी एंड थ्रू आउट इंडिया, और तलवार लेके कर रहे हैं, कहते हैं किसी के से मुसलमानों से वो नहीं लेना, खाना नहीं लेना, उसका कुछ नहीं होता। मगर हमारा एक, आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड, बट वी शुड प्रोटेक्ट अवर माइनॉरिटीज़। पाकिस्तान ज़रूर इस्लाम के नाम पे बना है, मगर उनकी एक तकरीर में ये भी है, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेज, योर टेम्पल्स, दिस थिंग। इसका मतलब दे आर ऑल इक्वल पाकिस्तानीज एंड वन थिंग। लेकिन आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है, ना कि शख्सियात को। बहुत शुक्रिया आपका जाकिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ी आपने अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं, कुछ यादें कायदे आज़म की। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मईशत की बात हम करेंगे तो सिपाह सालार पाकिस्तान आर्मी चीफ जनाब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर की अजीम काविश रंग लाने लगी है। आपकी बेहतरीन पॉलिसी ने पाकिस्तानी रुपए को तगड़ा बनाना शुरू कर दिया। ओपन मार्केट में डॉलर कमज़ोर हो रहा है, इम्कान है कि आज भी डॉलर की कदर में मजीद कमी रिकॉर्ड की जाएगी। इस वक्त इकोनॉमिक एक्सपर्ट खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खाकान साहब, अभी जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं कि जी डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया है, रुपया तगड़ा होना शुरू हो गया है। क्रैकडाउन को कहा गया है कि जनाब आप कंटिन्यूस बेसिस पर रखा जाएगा। आप डायरेक्शन बिल्कुल ठीक देख रहे हैं? देखिए, इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान का जो इंटरबैंक का मार्केट है उसमें अगर आप देखें तो इतना प्रेशर नहीं था। सारा कुछ जो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा था वो आ रहा था जो आउटसाइड की मार्केट है। वो क्या है? वो हमारी एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट है। पर अगर आप उसका भी रेट देखती तो अगर इंटरबैंक 303 या 304 थी तो वो 310 312 थी। पर एक थर्ड मार्केट थी जिसको आप ग्रे मार्केट कहते हैं, वो एक इनफॉर्मल इललेजिटिमेट किस्म की मार्केट थी जिसकी मॉनिटरिंग, जिसका क्रैकडाउन कहें, जिसकी कंप्लायंस कहें, इन सब चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत थी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वाज नेसेसरी हियर। हर चीज़ जो है वो मतलब जो फॉर्मल सेक्टर है उससे अगर बाहर निकल कर इनफॉर्मल में चली जाए और लोग सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू बना लें डॉलर को और ये भूल जाएं कि ये एक ज़रूरत की चीज़ है। जब आप ट्रैवल करते हैं या इलाज के लिए जाते हैं या किसी एजुकेशन के लिए जाते हैं या इम्पोर्ट करते हैं और उसको स्टोर ऑफ वैल्यू बना के एक ट्रेडिंग हब बना लें, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कर्व करना, ओवर द बॉर्डर अफगानिस्तान की स्मगलिंग को कर्व करना, ये कर्व करना आई थिंक ज़रूरी था। सो आई थिंक दोज एक्शंस वर राइट, दे वर लेजिटिमेट। और उसको अब हम अगर कंटिन्यू करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनका कारोबार जो है कंसोलिडेट हो, वो जैसे अब हम ए रेटेड कंपनी सबको बनाना चाह रहे हैं, उनको 50 करोड़ तक उनका कैपिटल ले जाना चाह रहे हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, जैसे आप बोल टीवी में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, आपको ज़्यादा ये कोशिश होगी कि आप लेजिटिमेट काम करें, आप लेजिटिमेट न्यूज़ दें, आप लेजिटिमेट लोगों को लाएं। ये इसी तरह हम चाहते हैं कि वहाँ अच्छा खाकान साहब, इसमें जो चीज़ मेरे ख्याल में मैं चाहूँगी कि इस पर बात होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल अच्छी बात है कि डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया है और रुपये की कदर भी बढ़ रही है, चीनी मार्केट में वापस आ गई है, लोगों को कम सस्ती कुछ मिलना शुरू हो गई है। लेकिन कंटिन्यू बेसिस पर अगर हमें सब्सिडी स्पेशली पेट्रोल के रेट्स में नहीं मिलेगी, उसमें कुछ कमी वाकई नहीं होगी, तो हमें समझे डायरेक्ट रिलीफ नहीं मिल रहा। इज़ इट पॉसिबल कि हम IMF के साथ ज़्यादा मतलब कमिटेड अब हैं कि पॉसिबल फ़िलहाल इस टेन्योर में तो नहीं है जो केयर टेकअप सेटअप है, आगे चल के कुछ होगा या फिर हो सकता है? तो आपने दो बातों का जिक्र किया। गवर्नमेंट का काम एडवोकेसी करना और सिग्नल करना है टू द मार्केट्स
कि होर्डिंग फॉर एग्जांपल चीनी में, या अगर ये कहा जाए कि 2 मिलियन टन चीनी है और पाकिस्तान की जो माहाना खपत है वो तकरीबन 6 लाख के करीब है, सो नवंबर 15 तक चीनी का सीजन जब शुरू होगा, देयर इज इनफ शुगर इन द कंट्री। अभी गवर्नमेंट को बहुत क्लियरली पहले ही कह देना चाहिए था, और अगर कहीं लोग होल्ड कर रहे थे तो उसको भी रोकना चाहिए था। अब थोड़ी सी उसकी प्राइसेस में रिवर्सल भी आपने देखा है। अब आपने ये बात की कि क्या हम लोगों को और कोई रिलीफ दे सकते हैं, या अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि हम ऐसा अभी नहीं कर सकते। हमें अपनी जो चीज़ें ना उनकी रिफॉर्म करना है, रिस्ट्रक्चर करना है, इस्लाह करनी है। अभी जो वक्त है वो पाकिस्तान की अब वो काम करने का है। अगर आप एनर्जी में किसी को चाहते हैं कि ये कीमतें इस तरह ना बढ़ें, तो एनर्जी सेक्टर को ठीक कीजिए। ये रिफॉर्म से भी आगे चला गया है, इसको डिसमेंटल करना है, डिसरप्ट करना है, प्राइवेट सेक्टर को देना है, गैस का सही जगह इस्तेमाल करना है, ये IPPs के साथ मुआहदे जाके दोबारा डिस्कस करने हैं, ये गैस जो हम एफ्लुएंट सोसाइटीज़ को देते हैं उससे वापस लेनी है, उनको बिजली पे लाना है ताकि हम गैस एफिशिएंटली यूज़ कर सकें पावर बनाने में। मैं ये चीज़ें आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अब वक्त, अगर आप रिलीफ वाकई देना चाहते हैं, लेट्स से कि आप कहेंगे नहीं हम सीरियस हैं रिलीफ देने पे, तो फिर ये सीरियस काम कीजिए। जब आप ये सीरियस काम करेंगे तो ये जो रिलीफ है ना, ये आपको देती दिखाई देगी। अच्छा खाकान साहब, आपको पता है कि हम हर साल की बात करते हैं कि जनाब सभी को पता है कि सर्दियाँ आती हैं तो गैस की किल्लत हो जाती है, लोड शेडिंग गैस की बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब हमें इस बात का पता है कि सर्दियाँ भी आने वाली हैं और हमें पहले से इसका कोई बंदोबस्त करके रखना है, तो हम वक्ती तौर पर क्यों उसको सरफे नज़र करते हैं, और जब हमारे सर पर पड़ जाती है तो फिर वही शहरी बिलबिलाते हैं, सड़कों पर एहतजाज होता है, बस वक्त जूं तूं निकल जाता है। क्या वजह है कि हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते? That's the most asked question I get in Pakistan. The answer very clearly, both English और उर्दू में, जब तक till things get precipitated and reach a boiling level, हम proactively कभी भी डील नहीं करते, we react and we deal. That is not a good way to do things. हुकूमतें या जो थिंकिंग गवर्नमेंट्स होती हैं, जो थिंकिंग लोग होते हैं, वो चीज़ों को जो आ रही होती हैं, यानी कि गैस का एक प्लान प्रिपेयर आज कीजिए। कैसे आप लोगों को कहेंगे कि आपने अपनी जो गीज़र है उसको कन्वर्ट कर लेना है फ्रॉम गैस टू इलेक्ट्रिक। अब आप कहेंगे ये तो क्या आम सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आम सी बात नहीं कर रहा। बिजली कौन सी खाकान साहब सस्ती है, बिजली भी तो बहुत महंगी है। अगर आप गैस से इलेक्ट्रिक पर उसे कन्वर्ट करेंगे तो बिजली के बिल, अभी जिनके घरों में सिर्फ एक फ्रिज, एक पंखा, एक टीवी चलता है, उनका भी 10,000 बिल आया है। आप दुरुस्त कह रही हैं, इसलिए कि मैं उनके घरों में गैस बहुत सस्ती दे रहा हूँ तो उनको ये फील होता है कि मैं जो गैस है वो इस्तेमाल करता चला जाऊं। गैस के निर्ख अगर आज, जो कि सिर्फ गैस, ये भी याद रखिए किसको आप दे रहे हैं, एफ्लुएंट एंड अपर मिडिल क्लास को। 25 से 27% कस्टमर सिर्फ गैस पे है। जो गांव का गरीब आदमी है या जो लोअर मिडिल इनकम है, उनके पास तो गैस के कनेक्शन ही नहीं है, वो सारे महंगी LPG ले रहे हैं। गैस की कीमतों में रद्दोबदल एफ्लुएंट क्लास के लिए तो ज़रूरी है, बट उनको मूव करना बिजली पे ज़रूरी है। अब ये एक बड़ा ज़रूरी काम इसलिए, ये एक रिफॉर्म है, ये करना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो बिजली पे जाएंगे तो बिजली की खपत बढ़ेगी। लेट्स से कि बिजली की खपत 10,000 मेगावाट की बजाय सर्दियों में 12 या 13,000 मुझे शुक्रिया अदा करना है। छोटी सी बात शॉर्टली अगर आप मुझे बता देंगे ना तो जरा मुझे भी समझने में आसानी हो जाएगी। चीनी मार्केट में आई, सस्ती हो गई, रिलीफ मिल रहा है, कुछ तो कमी आई प्राइस में, डॉलर सस्ता हुआ है। हम जब डॉलर बढ़ता है तो कहते हैं जी 400 शेयर्स के साथ जुड़ी हुई हैं जो महंगी हो जाती हैं, क्यों सस्ती नहीं हो रही? इमीडिएटली तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है स्पेशली, उसका बहुत बड़ा ताल्लुक है इससे। उनकी अगर बढ़ना जो है वो कम हो जाए, यानी कि अगर 10 रुपए बढ़नी थी और वो 8 रुपए बढ़े, तो आप ये समझें कि ये रुपये के स्ट्रेंथनिंग का ही इफेक्ट है जो आप देख रहे हैं। सही, थैंक यू सो मच खाकान नजीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद ने हमें समझाए ये मामलात जो कि एक आम आदमी की समझ में एकदम से नहीं आते। ज़ाहिर है पॉलिसीज़ और फिर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट ही बेहतर बता सकता है। आगे बढ़ेंगे, कहते हैं कि अगर आपके हौसले बुलंद हो तो फिर कामयाबी को आपसे कोई नहीं छीन सकता। हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी नाबीना आर्चर खिलाड़ी से जिनके हौसले से उनकी माजूरी को आड़े नहीं आने दिया, और डॉक्टर बख्तावर खालिद एशिया की पहली नाबीना तीर अंदाज खिलाड़ी होने का एजाज़ अपने नाम रखती हैं। बख्तावर मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना चाहती हैं, ये हम उनसे बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बख्तावर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू आवर शो। मुझे ये बताइएगा कैसे आपने ये सब कर लिया,
मतलब बसारत से महरूमी का मामला कब से आपको दरपेश है और किस तरह आपने अपनी ट्रेनिंग की और ये सब कुछ कर लिया जो आप सबके सामने है? ज़ाहिर है आप नुमाइंदगी कर रही हैं वर्ल्ड गेम्स में, आगे चल के पाकिस्तान की बड़ी बात है। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ये एक ऐसा तो लंबा प्रोसेस होता है और इसमें ये था कि मैं जब पढ़ रही थी, मैं BDS की है, बैचलर्स इन डेंटिस्ट्री की है, तो इस तरह उसके दरम्यान में मेरे आईसाइट का इशू हुआ और ये एक मारूसी बीमारी थी, जैसे कोई इलाज तो नहीं है बट वो एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज था जो कि वो मुझे अडॉप्ट करना था कि किस तरह आप एक कम बिनाई के साथ आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और उसको किस तरह नेविगेट करना है। तो वो सारा एक अडेप्टिव प्रोसेस था जो कि मैंने उसको टेकअप किया और उसमें मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जहाँ पे मुझे, और वो उस सपोर्ट की वजह से फिर जब मुझे पता लगा कि ये एक गेम है जो कि नाबीना लोग भी खेल सकते हैं, तो वहाँ पे फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसके लिए डिफरेंट कोशिशें की और फिर ये मुझे इस बात का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला इस साल बर्मिंघम में वर्ल्ड गेम्स में, जो कि फिर मैं एशिया की पहली ख़वातीन जो है प्लेयर के तौर पे भी मैंने अपने को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, मुझे डॉक्टर बख्तावर ये बताइएगा कि आपके लिए इंस्पिरेशन कौन थी और आपने इसी गेम को क्यों चूज़ किया? इसके अलावा भी तो गेम्स थे जो कि खेलते हैं, जिनको नहीं नज़र आता वो भी खेलते हैं, यही गेम क्यों? बिल्कुल, बहुत सारी गेम्स हैं इस तरह की जो कि जिनको नहीं नज़र आता वो खेलते हैं, बट इस गेम में थोड़ा सा एज लिमिट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने इस गेम को सिलेक्ट किया कि एक तो इसमें फोकस और इसमें जो है आपकी वो जो एक कांस्टेंट कंसिस्टेंसी आपने एक शूट करना है एक जगह पे, वो एक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज़िंदगी में आप अपना वो फोकस डेवलप करो। तो इस गेम की जो सीख है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक तो हमारी सुन्नत भी है, तो इसलिए हम लोगों को ये गेम अच्छी लगती है एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी, और इसलिए मैंने ये गेम सेलेक्ट की। और दूसरा इसमें एज लिमिट का थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्सेशन थी, तो ये मुझे अच्छी लगी। तो अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा डॉक्टर बख्तावर कि आपने उस क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, आपके शौक़ क्या हैं, किस तरह दिन गुजारती हैं, कितना टाइम अपनी ट्रेनिंग को देती हैं आप? क्वालिफ़िकेशन मैंने जिस तरह बताया, मैंने डेंटिस्ट्री पढ़ी है, उसके बाद फिर मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में 3.5 इयर्स काम किया है, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा पब्लिक सेक्टर में भी काम किया है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में, और फिर उसके बाद मैं हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हूँ आजकल मैनेजमेंट की साइड पे, और MBA कर रही हूँ हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट में शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी से। उसके साथ मैं ये आर्चरी भी करती हूँ, और आर्चरी का ये होता है कि वीकली प्रैक्टिस होती है हमारी उसको इस गेम की कि इसको किस तरह इम्प्रूव करना है और सारा कुछ, तो वो एक वीकली प्रैक्टिस होती है, प्लस उसका स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो बो को खींचना है ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो इसलिए उसके लिए भी स्ट्रेंथ बिल्डिंग की प्रैक्टिस। और ज़बरदस्त, इसका मतलब है आप तो बहुत कुछ एक वक्त में मैनेज कर रही हैं, मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर बख्तावर मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा बख्तावर, बर्मिंघम तक जाने में स्पॉन्सर मिले, फाइनेंशियली किसने सपोर्ट किया या फिर खुद ही किया सब कुछ? अल्लाह का शुक्र है कि स्पॉन्सर्स ने हेल्प किया, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हुई हुई हैं कि ख़ुद करना बहुत मुश्किल काम है, और वो हम लोगों को HBL ने सपोर्ट किया और अल-शिफा आई फाउंडेशन, आई ट्रस्ट के कुछ डोनर्स ने हेल्प किया, जिसकी वजह से ये एक एनेबल में हुई कि मैं वहाँ पे जा सकूँ या फिर मैं उस ड्रीम को अचीव कर सकूँ जो मैंने इस साल के स्टार्ट में इसके लिए कोशिश मैंने स्टार्ट की थी। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन आपको कितना सपोर्ट कर रहा है या उन्होंने कितना हेल्प आउट किया आपको? उनकी रिकग्निशन के बगैर तो मैं वहाँ पहुँच नहीं देती, क्योंकि ऐसी बात है पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन आपको रिकग्नाइज़ करती है और आप तभी आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हो, तो वो उन्होंने वो जो सपोर्ट है वहाँ पे आपको रिकग्नाइज़ करना, सारी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करना, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करना, वहाँ पे जो जहाँ रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंगली वहाँ पे चीज़ें करना, तो वो सारी पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन ने मुझे हेल्प की थी। वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर बख्तावर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि
बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन बस सोचने की हद तक रहते हैं। अगर वो किसी भी लिहाज से डिसेबल हैं या फिर स्पेशल हैं तो वो शायद ये सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे और बहुत मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो आप ऐसे कई देखने वालों के लिए मोटिवेशन है, आप उनको बता सकती हैं कि आपने कैसे किया और ये कितना मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ मैसेज देंगी आप? बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जो आप एक्चुअली में बहुत करना चाहते हो या फिर जो आप कर रहे हो। तो मैंने भी काफ़ी टाइम लिया कि अच्छा आर्चरी क्यों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अपने आप से फिगर आउट करना कि ये गेम क्यों मैं खेलना चाह रही हूँ या फिर कोई भी चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हो तो आपको पता हो कि आप एग्जैक्टली क्लियर हो कि वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, और फिर आपको उसके लिए मेहनत करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। मगर अगर आपको ये अपने वाई क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको उसके लिए मेहनत करना या सोचना मुश्किल लगेगा। अच्छा, इसमें आप मुझे बताइएगा, इस सारे सफ़र में कभी ऐसा कोई मौका आया कि आपको फ़ील हुआ कि शायद ये आपने मुश्किल अपने लिए एक गेम चूज़ कर लिया है, या फिर आप चूँकि इसके साथ और भी बहुत कुछ करेंगे, डेंटिस्ट्री भी आपने पढ़ी है, तो आपने सोचा कभी ऐसा, या फिर कभी ऐसा नहीं हुआ और आप थ्रू आउट दिस जर्नी बड़ी आप मोटिवेटेड और पॉजिटिव रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता कि थ्रू आउट, क्योंकि अप्स एंड डाउन तो हर बंदे की ज़िंदगी में आते हैं। तो इस तरह होता है कि आपको कभी हिम्मत नहीं होती कुछ काम करने के, और फिर आपको उस वक्त आपकी जो इर्द गिर्द की सपोर्ट है वो आपको वो स्पेस प्रोवाइड करती है कि अच्छा आप फिर वो हिम्मत जमा करें फिर से वो काम करने के लिए। बस ये है कि एक तो आप इरादा कर लो ना, आपने एक मजबूत इरादा कर लिया कि आपने ये चीज़ें करनी है, तो फिर आपके इर्द गिर्द वो चीज़ें होती भी हैं और आपको उसके लिए आप खुद भी होते हो कि यार ये चीज़ तो एटलीस्ट मैंने करनी है ना, तो इसलिए आप उसकी तरफ मूव करते रहते हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सॉरी मैं आपको थोड़ा कट करी हूँ कि टाइम भी कम है, मैं आपसे जल्दी से पूछना चाहती हूँ कोई ऐसा वाकया जो कि आपके साथ पेश आया हो बर्मिंघम तक आने तक जो कि आपको हमेशा याद रहेगा? बर्मिंघम में जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पे उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे, क्योंकि मुझे काफ़ी मुश्किल आ रही थी चीज़ों को फिगर आउट करने में। तो वहाँ पे इवन कंपटीशन के दरमियान उन्होंने आके यहाँ पे मुझे सपोर्ट प्रोवाइड की। उसके अलावा अपने घरों पे दावत देना और इस तरह के मॉरल सपोर्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वो सारी जो सपोर्ट है वो मुझे हमेशा याद रहेगी। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बख्तावर खालिद, आप हमारे साथ मौजूद थी और माजूरी मजबूरी नहीं है, ये आपने सिखाया है और आपने बहुत सारे लोग जो कि आपको देख रहे हैं और वो किसी न किसी ऐसी माजूरी का शिकार हैं तो उनके लिए आप बहुत बड़ी मोटिवेशन है, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है कि आपको देखकर सीखने का मौका मिलता है। ये वाला खेल तो अच्छे जिनकी आई थिंक सो नज़र 6x6 भी होगी ना, वो भी शायद ये नहीं इस तरह से तीरंदाजी कर सकते जो कि आपने कर दिखाया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अब मैं चाहूँगी थोड़ी सी बात हम लोगों ने आर्चरी के हवाले से तो कर ली है, कोशिश यही होती है कि आपको पाकिस्तानी टैलेंट से ऐसे मिलवाया जाए और शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद हों, तो ये कोशिश हुई जारी रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। आगे बढ़ेंगे और एक ऐसे मसले की बात करेंगे जिससे कि पूरा कराची जो है वो इफ़ेक्टेड है, अस्पताल भरे हुए हैं। अगर आप माहौलियाती आलूदगी, गंदगी और भीड़ से भरे हुए शहर बेहाल कराची में मौजूद है तो हमारा आपके लिए एक इंतहाई अहम पैगाम है, वो ये कि अपनी और अपने बच्चों की आंखों की हिफाजत कीजिए, वक्फे से ठंडे पानी से उन्हें साफ़ रखिए और बिला ज़रूरत रश वाली जगहों पर जाने से कुछ दिन एहतियात कीजिए, क्योंकि कराची में इस वक्त ये आशूब चश्म का मरज़ तेज़ी से फैल रहा है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर साइमा अमीन है जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं और इसके साथ साथ पीडियाट्रिक हेड भी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साइमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साइमा, ये बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आशूब चश्म फैल रहा है कि एक एक घर में तकरीबन तमाम लोग ही इफेक्टेड हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, ये फैलता कैसे है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ये जो हमारा मानसून सीज़न होता है ना, जो बारिश का मौसम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो जरासीम जो है उसके अंदर एक ग्रोथ का उनको एक कल्चर भी मिल जाता है। तो हर तरह के इन्फेक्शंस, इवन सिर्फ आंखों का इन्फेक्शन ही, फ्लू, निमोनिया और बाकी चीज़ें भी जो है वो काफ़ी
भी बढ़ी हुई हैं। इसी तरह से चूँकि आँखों का इन्फेक्शन, आँख एक बहुत नाजुक आज़ा है और ऑब्वियसली जो है वो इसका मतलब इसके स्पेशल प्रिकॉशंस होते हैं। तो ये है कि सिमिलरली आंखों का इन्फेक्शन भी ऑन द राइज है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये मौसम इस तरह का है और ये हर साल हम देखते हैं। इस साल हमने ये गैर मामूली तौर से जो है ना इसकी हमने राइज जो है वो देखी है, जो हमने इतना ज़्यादा हमने पिछले सालों में नहीं देखी। हमारी ओपीडी में तकरीबन कह सकते हैं अबाउट 40 to 45% पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी। और इसकी जो सबसे बुनियादी वजह जो बहुत ज़्यादा फैलने की से जो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं आपस में, एक आई ड्रॉप मिल गई, वो सारे घर के फैमिली मेम्बर्स डाल रहे हैं, या फिर छोटे छोटे घर होते हैं, आप स्पेस नहीं होती है तो मतलब एक ही टॉवल है वो सब यूज़ कर रहे हैं, एक ही चादरें हैं वो सब यूज़ कर रहे हैं, टिश्यू पेपर्स यूज़ किए हैं वो फेंक दिए हैं। तो हाइजीन का ख्याल ना रखना इसके बढ़ने की जो है वो सबसे बड़ी वजह है कि ऑब्वियसली मौसम तो है ही, वो तो हो अच्छा, अब मसला ये है डॉक्टर साइमा कि इसमें ना कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई आई ड्रॉप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम डॉक्टर्स के चक्करों में पड़ रही हो, तुम ठंडे पानी से बार बार अपनी आँखों को धो लो, टिश्यू पेपर से साफ़ कर लो, कुछ दिन लगते हैं, 3-4 दिन में ये खुद ही ठीक हो जाता है। डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे, या फिर इसके लिए किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना भी ज़रूरी है और आई ड्रॉप्स के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि ठीक हो? देखिए, कुछ हद तक तो ये दुरुस्त है क्योंकि हर वायरल इन्फेक्शन अपना एक टाइम ड्यूरेशन लेके पूरा होके वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ आंखें ऐसी होती हैं जो प्री डिस्पोज्ड होती हैं, ऑलरेडी उनके अंदर कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है। जैसे आजकल आपको पता है स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम की वजह से ऑलरेडी आपकी आंखें ड्राई हैं, या फिर बच्चे हैं मैल नरिश्ड हैं, ठीक है, उनकी ग़िज़ा पूरी नहीं है। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं, बच्चे या बड़े, उनके अंदर ये इन्फेक्शन एक गैर मामूली तौर से ग्रोथ होती है और ये इस तरह खुद सब्साइड नहीं होती। उसके लिए यानी कि आपको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और इसका जो सबसे डेंजरस जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि जो कर्निया होता है या फिर जो आगे की जो पुतली होती है, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसके अंदर परमानेंट जो है वो विजन लॉस का भी ये शिकार हो सकते हैं। तो आपको नहीं पता कि अगर आपकी आंख में इन्फेक्शन है तो वो कितना बढ़ेगा और आपकी आंख में पहले से कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं या नहीं। तो एक दफ़े डॉक्टर को दिखाना तो मस्ट है क्योंकि आपको नहीं पता कि इसका आउटकम क्या होगा। और भी है, मैं चाहूँगी ज़रा उस पर भी आप हमें गाइड कीजिएगा, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि स्पेशली कराची में मार्केट में आई ड्रॉप्स शॉर्ट हो चुके हैं, यानी कि इस मरज़ से रिलेटेड जो मेडिसिन है वो नहीं मिल रही। अगर आप ऑल्टरनेट की तरफ जा रहे हैं तो वो भी अवेलेबल नहीं है। अब इस सूरत हाल में फिर क्या किया जाए? दूसरा, वो मरीज़ जो कि ओल्ड एज हैं यहाँ पे, जिन्होंने अपनी आंखों के ऑपरेशन करवा रखे हैं और वो एकदम ऐसे कोई एंटीबायोटिक भी आंखों में नहीं डाल सकते, उनके लिए आप क्या बताएंगी? अच्छा, देखिए, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त अनफॉर्चुनेटली कह रही हैं कि बिल्कुल शॉर्ट हो गए हैं मार्केट में, लेकिन फिर हम सब्स्टिट्यूट आई ड्रॉप्स देते हैं। अगर एक चीज़ मतलब बहुत सारे ब्रांड नेम्स इस वक्त अवेलेबल हैं और कुछ नहीं है तो आर्टिफिशियल टीयर्स हम एडवाइस करते हैं कि मतलब वो डालें और आंखें जो हैं उसमें सेफ रहें। लेकिन ये है कि जब मेडिकेशंस रिक्वायर्ड हैं तो फिर मेडिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेडिकेशंस नहीं मिल रही है तो आप अर्के गुलाब डाल दें या शहद डाल दें या पानी से धो लें आंखें। दैट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट। अगर रिक्वायर्ड है तो वो तो रिक्वायर्ड है। अच्छा, सॉरी, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी आपने अर्के गुलाब की बात की है, ये मेरा आंखों देखा वाकया है कि मेडिकल स्टोर पर गई, मतलब फार्मेसी थी वो, और वहाँ पे वो फार्मासिस्ट अपनी मर्जी से, यानी कि वो एक लोकल सी फार्मेसी थी, कोई ऐसी किसी हॉस्पिटल की या फिर प्रॉपर डॉक्टर्स के साथ फार्मेसी नहीं थी, वो अपनी मर्जी से पेशेंट्स को जो कि वहाँ पे इस प्रॉब्लम के साथ आ रहे थे उन्हें अर्के गुलाब की बॉटल्स दे रहा था कि जी आप ये यूज़ करें क्योंकि ड्रॉप्स तो शॉर्ट है, मार्केट में नहीं है, तो इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। ये जो खुद से सेल्फ मेडिकेशन है ये कितनी खतरनाक हो सकती है, जरा इस पर भी बात कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। ये हमारा एक अलमिया है, हम सारे डॉक्टर्स इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो आंखों में सिर्फ वही ड्रॉप्स डाले जा सकते हैं जो कि स्टेराइल हों। आपको पता है ये जो आंखों की आई ड्रॉप्स तैयार होते हैं इनको प्रॉपर रेडिएशन के थ्रू गुजारा जाता है और इनको स्टेराइल और जरासीम से पाक किया जाता है। अब हर ड्रॉप आप आँख में डाल नहीं सकते, तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि ये तो कोई स्टेराइल ड्रॉप्स नहीं। दूसरी बात ये है कि अर्के गुलाब इतना ख़तरनाक है, इसकी
इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें लॉन्ग टर्म पे आंखों में काला पानी भी आ सकता है, और ये हम रोज़मर्रा के हिसाब से कई ऐसे बच्चे और बड़े देखते हैं जो सेल्फ मेडिकेशंस और अर्के गुलाब की कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं, जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट है। और उसमें मैंने देखा है उनके जो पैकेजेस है उस पर बाकायदा लिखा होता है आंखों की ठंडक के लिए। तो ये तो हम ही को पता है कि वो आंखों को कितनी ठंडक पहुंचा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज। तो ये है कि अर्के गुलाब तो इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन कि आप, उससे बेहतर है कि आप भले टैप वाटर से साफ कर लें, क्योंकि आपको आजकल ये भी नहीं पता ना कि टैप वाटर यानी कि उसमें भी स्विच मिला पानी भी मिक्स होता है, कभी कभी लोगों के यहाँ सेफ टैप वाटर भी नहीं होता, लेकिन स्टिल अर्के गुलाब से बेहतर है कि आप टैप वाटर से अपनी आंखें धो लें। सही, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साइमा, आप हमारे साथ मौजूद रही। और मैं कहूँगी खुदा का वास्ता है, ये आप क्यों अपनी आंखों के साथ खेल रहे हैं? ये बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है आपकी बॉडी का कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से किसी से भी पूछ के जनाब अर्के गुलाब आंखों में डाल रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या डला हुआ है, कौन सा केमिकल है। खुदा का वास्ता अपनी आंखों से मत खेलिए। अगर आपको डालना ही है तो आप भले, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, कि नल का पानी डाल लें, लेकिन इस तरह से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं बोल प्रेडिक्शन में उनसा शाह, तो उनसा को वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम उनसा, वेलकम टू आवर शो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। और उनसा आज तो आप काफ़ी तैयार श्यार लग रही हैं, लगता है कहीं से आ रही हैं। नहीं, मैं आज तो स्पेशली आपके शो के लिए तैयार हुई हूं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, खुश नसीबी। अच्छा मुझे ये बताएगा, ये आज जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का, जो बकिया मैच है, कौन किस पे हावी होने वाला है? अच्छा, अगर देखें, अब कल भी मौसम की वजह से जो है वो मैच रुक गया था, तो आज पाकिस्तान के लिए जो कार्ड है, फिर इंडिया के लिए भी मैं कार्ड निकाल रही हूँ। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पाकिस्तान की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है। आज का कार्ड, आज परफॉर्मेंस वाइज जो है पाकिस्तान अच्छा खेलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कार्ड इंडिया के लिए है, तो चांसेस वैसे तो इंडिया के लिए ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान भी भरपूर कोशिश करेगा जीतने की और परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी आज पाकिस्तान की। चले जी, आपने बस ये मिक्स ही बात कर दी है, 50-50 वाली बात आपने की है, लेकिन आपने ये कह दिया है कि जनाब उनके कार्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बारिश कितना रंग दिखाएगी ये भी बता दें। बारिश तो है, आज भी बारिश तो है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बारिश तो होगी और आज भी इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो है वो मैच को कंप्लीट किया जाए आज। अच्छा, कोशिश करेंगे मैच को कंप्लीट किया जाए, बारिश भी होगी। और वैसे जब पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं या फिर क्रूशियल मोमेंट्स आ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तानी वैसे दुआ करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह मियां बारिश हो जाए। अब कल भी बहुत दुआएं की थी लोगों ने कि बारिश अब हो जानी चाहिए। मैंने सुनी कि या अल्लाह बारिश ही करवाते तो सही। अच्छा, तो मुझे बताएगा बुनसा, ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? सितारे क्या बता रहे हैं? हॉरोस्कोप की तरफ आ जाते हैं। एरीज वालों के लिए जो कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एरीज वालों के लिए आने वाला हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मिस करते हुए नजर आ रहे हैं किसी को, किसी दोस्त को, अपने किसी एक्स को, पार्टनर को, या अपने किसी रिश्तेदार को। तो पुरानी पास्ट की चीज़ें भी उनको याद आ सकती हैं, सोच समझ के अपने घर में और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर शादी से रिलेटेड कोई फैसला करना चाहते हैं तो सोच समझ के करें। और फाइनेंशियली भी अच्छे मामला चल रहे हैं। एरीज वालों का हफ्ता जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और लोगों के साथ मीटिंग्स, इंटरेक्शन, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, कहीं पर प्रॉफिट भी उनको हो सकता है। टॉरस के लिए जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर जो है टॉरस वालों की शादी के चांसेस हो सकते हैं, प्रपोजल आ सकता है। और मैरिड लाइफ अगर अच्छी नहीं चल रही तो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फाइनेंशियली करियर में जो है वो कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कहीं जॉब इंटरव्यू दिया है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई, मुझे लगता है कि वैसे तो टॉरस वालों का खर्चा होगा, लेकिन ये कि कोई खुशखबरी भी आ सकती है। जेमिनाई वालों के लिए खुशियां, हैप्पीनेस नजर आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है और आने वाला टाइम जो है वो जेमिनाई वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शादी, हमेशा कार्ड जो है वो शादी के आते हैं। कितनी शादियां करवाएंगी आप इस महंगाई के दौर में? मैं ये सोचने पे मजबूर। महंगाई तो बढ़ती जाएगी, लेकिन शादियां तो जाहिर है अब वो होनी है। तो ट्रैवलिंग भी हो सकती है जेमिनाई वालों की, और उसके साथ सेलिब्रेशन है।
कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं या वर्क वाइज अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जॉबलेस हैं, तो उनके मसले मसाइल दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, जिन लोगों ने बाहर के लिए अप्लाई किया है आउट ऑफ कंट्री के लिए उनके भी अच्छा टाइम नजर आए। जेमिनी वालों के लिए, कैंसेरियंस का बहुत केयरफुली, घर में कोई आर्गुमेंट, कोई झगड़ा, कोई फटा हो सकता है, किसी दोस्त के साथ लड़ाई, पार्टनर के साथ कुछ सिचुएशन अच्छी नजर नहीं आ रही, सेपरेशन वगैरह, तो कैंसेरियंस को बहुत केयरफुल रहना चाहिए और अपनी शादीशुदा लाइफ को बेहतर करें। हिम्मत नहीं हारनी है कैंसेरियंस को। काम के हवाले से भी कैंसेरियंस के कुछ टाइम के लिए डिलेज हो सकते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन ये टेम्परेरी ब्लॉकेजेस हैं, सफर में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। लियो वालों के लिए भी ट्रैवलिंग नजर आ रही है, फैमिली के साथ लियो वालों का कोई ट्रैवल हो सकता है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे उनकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, शादी के मामलात में भी डिलेज हो सकते हैं, लेकिन ये है कि एट द एंड फाइनली जो है वो सक्सेस उनको मिलेगी लियो वालों के लिए। और लियो वालों को जो है पैसा भी आ सकता है, कहीं से कोई बड़ा अमाउंट आता हुआ नजर आ रहा है, या कारोबार में प्रॉफिट हो सकता है, कोई लॉटरी ले रहे हैं, शेयर्स ले रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज है जिसमें इनको फायदा होगा। वर्गो वाले जो हैं कंसीव कर सकती हैं खवातीन, और उसके साथ जो है शादीशुदा मामला, लव लाइफ अगर अच्छी नहीं चल रही है तो वर्गो वालों के लिए बेहतरी का टाइम है, ग्रोथ का टाइम है। थोड़ा सा खुद को भी वक्त दीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद पे फोकस करना भी जरूरी है। काम के हवाले से वर्गो वालों के लिए पार्टनरशिप करें तो बहुत अच्छा है। अगर या कोई बैरूनी काम करे, मतलब बैरूनी आउट ऑफ कंट्री के साथ, मतलब कोई ऐसा काम हो जो बाहर कोई बैरूनी मुल्क के साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग है, या कोई भी ऐसी चीज जो है वो वर्गो के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पैसा खर्च हो सकता है इस हफ्ते वर्गो वालों का। लिब्रा वालों के लिए न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं, कोई नया दोस्त बन सकता है, नया रिलेशनशिप बन सकता है, शादी के चांसेस हैं। पास्ट में अगर लिब्रा वालों के हालात अच्छे नहीं थे अपने रिलेशनशिप में, शादीशुदा मामलात में, तो अब जो है वो बेहतरी नजर है। काफी जो लिब्रा वाले मूव ऑन भी कर सकते हैं, और पैसों को लेके, फाइनेंसेस, कारोबार को लेके, जॉब को लेके इनसिक्योरिटीज बहुत है, फियर्स हैं। कोई काम करते हैं, कारोबार में पैसा लगाते हैं तो डरते हैं कि पता नहीं नुकसान ना हो जाए, फ्यूचर कैसा होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी नहीं होगी, तो इनसिक्योरिटीज रहेंगी। स्कॉर्पियो वाले जो लव लाइफ, रिलेशनशिप में थोड़ी हैंगमैन की एनर्जी है, चीजें, मामलात या शादी या प्रपोजल्स, लव लाइफ कॉम्प्रोमाइजेस वाली मुझे नजर आ रही है, और कुछ चीजों को लेके अपने आप को स्टक फील करेंगे। जो लोग सेपरेटेड हैं, डिवोर्स हैं, तो वो अभी उनके मामलात फिलहाल इस हफ्ते हैंग्ड रहेंगे। स्कॉर्पियंस के लिए ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, काम ऐसे किसी स्ट्रेंजर से काम के साथ नहीं करे तो ज्यादा बेहतर है, किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करें। कोई पुराना काम दोबारा से अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा जो है घर को रेनोवेट करें, ऑफिस को रेनोवेट करें, चीज़ों को इम्प्रूव करें, अपने काम को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी जॉब को, थोड़ा सा अपने उसको एक नयापन जरूरी है, न्यू एनर्जी जरूरी है। पुरानी चीज़ों से अब मामले ठीक नहीं चलेंगे। सेजिटेरियस वालों के लिए सक्सेस नजर आ रही है, रिश्तेदारों के साथ मुलाकातें, हैप्पीनेस, शादी के मामला सेजिटेरियस वालों के बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। रिश्ता तय हो सकता है, शादी हो सकती है, बच्चे की पैदाइश हो सकती है, तो एक घर में कोई तकरीब हो सकती है। डेविल की एनर्जी है, सोच समझ के पैसा लगाएं। आपके आसपास सेजिटेरियस वालों के नेगेटिव एनर्जीज है, तो एक तो नजर हसद भी है, इविल आई भी नजर आ रही है, और किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं वो ट्रैवलिंग नजर आ रही है। दूसरा, कोई भी काम करते हैं या प्रपोजल आता है वो वक्ती होता है। क्विकली जरा उनसा टाइम जो कि काफी शॉर्ट है। एक्वेरियस वालों के पास पैसा आ रहा है, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। पाइसेस वाले जो हैं वो बहुत एक्टिव रहेंगे। ये वीक जो है पाइसेस वालों के लिए बहुत बिजी रहेगा, कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं, शादी के चांसेस हैं, तो बहुत अच्छा पाइसेस का टाइम। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका उनसा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह
ये हफ्ता पाकिस्तानियों के लिए अच्छा ही रहेगा और जिनकी शादियां हुई उनको पेश की मुबारकबाद। इसके साथ ही जनाब मैं ये भी दुआ करूंगी कि पाकिस्तान आज का मैच जीत जाए। भले उनसा ने कहा है कि इंडिया भी अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई मसला नहीं, दुआओं में बड़ा असर होता है। तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे आज का मैच। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।